इंडियन इकोनॉमी पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, जहां पे इंडियन इकोनॉमी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करूंगा राइट फ्रॉम द बेसिक्स। ये जो पर्टिकुलर सीरीज होगी, यहां पे मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहूंगा। सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि इंडियन इकोनॉमी को बेस से पूरा किया जाए अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। लेकिन अगर मैं टाइम एस्टिमेट देखता हूं तो इसका टाइम एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली 150 आवर्स से लेके 170 आवर्स तक वेरी करता है, जिसका मतलब है कि अगर मैं आधे घंटे का या 40 मिनट्स 45 मिनट्स के वीडियोस डालता हूं तो इट वुड टेक अबाउट 200 टू 250 वीडियोस इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को खत्म करने के लिए। ह्यूमनली दैट इज नॉट रियली पॉसिबल, क्योंकि दूसरे कमिटमेंट्स भी हैं। तो यहां पे जितना मेरे से मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा उतने कॉन्सेप्ट्स और करंट अफेयर्स इकोनॉमी की सीरीज में मैं कवर करूंगा। यहां पे दूसरा डिस्क्लेमर ये रहेगा कि अगर आप इकोनॉमी के लिए कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, उसको फॉलो करते रहिए और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप सप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो करते रहिए। आपको जो निटी-ग्रिटीज जाननी है, जो भी टॉपिक मैं यहां पे उठाऊंगा उसको मैं एकदम बेस से कवर करने वाला हूं, उसको मैं एकदम जीरो से कवर करूंगा, एज्यूमिंग कि आपको इंडियन इकोनॉमी नहीं आती है। तो यहां पे आपको पूरे तरीके से रिलाय नहीं करना। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि आपको पूरे तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे रिलाय नहीं करना है, क्योंकि मैं शायद ये पूरा ना कर पाऊं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, प्लस क्लासेस भी होती हैं। तो ये जो सीरीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू कर रहा हूं, कोशिश ये रहेगी कि पूरा सिलेबस हो। कितना टाइम लगेगा मेरे को नहीं पता, पूरी करूंगा या नहीं वो भी मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं। तो ये सीरीज जो आप देखोगे, ये सिर्फ अपने सिलेबस को सप्लीमेंट करने के लिए देखोगे। इकोनॉमी के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और करंट अफेयर्स हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए देखेंगे। साथ में क्या अपडेट रहेगा, टेलीग्राम चैनल नीचे पिंड है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। रोज आपको अपडेट मिलता रहेगा कि ये प्लेलिस्ट कहां तक पहुंची है, इसमें कितना कंटेंट अभी बाकी है, और नोट्स वगैरह साइड बाय साइड आप बनाते रहेंगे। राइट, तो ये पहला लेक्चर है इस पर्टिकुलर सीरीज में, जहां पे मैं बजट और फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया के साथ शुरुआत करने वाला हूं। बेसिकली यहां पे अलग अलग चैप्टर वाइज कवर करूंगा। सबसे पहले बजट और फिस्कल पॉलिसी कवर करूंगा, और फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर इंक्लूडिंग करेंसी वॉलिटिलिटी, इंक्लूडिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन पोर्टफोलियो और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, जीडीपी का कॉन्सेप्ट, टैक्सेशन, जीएसटी वगैरह, और उसी के साथ मॉनेटरी पॉलिसी, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बजट से, और साथ में बजट रिलेटेड क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं, क्या क्या बोला गया बजट से रिलेटेड, वो सारी बातें यहां पे पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करूंगा। राइट, अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 27 मार्च को होने वाला है। इसमें अगर आप अभी अगले 7 दिनों में एनरोल करते हैं, मतलब कि 10 मार्च तक, तो आपको यहां पे अनअकैडमी की साइड से स्कॉलरशिप और सरप्राइज कूपन मिलेगा। ऑल्सो अनअकैडमी का 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता। ऑल्सो 2 मार्च से नए बैचेस शुरू हुए हैं, 9 मार्च से और बैचेस शुरू होने वाले हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। अनअकैडमी लाइट जो कि हमारा टेस्ट सीरीज का प्रोडक्ट है, इस पे 50% इंट्रोडक्टरी ऑफर है टिल 5th ऑफ मार्च, इसको एनरोल करिए। साथ के साथ संडे को अपना कॉम्बैट होने वाला है, उसको जरूर एनरोल करिए। लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले यहां पे शुरुआत करेंगे बजट से। नाउ एज फार एज बजट इज कंसर्न्ड, बजट में यूजुअली 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। जो रेवेन्यू अकाउंट होता है ये होता है शॉर्ट टर्म अकाउंट। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म अकाउंट, जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। कहने का मतलब है, ऐसा कोई काम जो हर महीने हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, हर 6 महीने में हो रहा है, हर 3 महीने में हो रहा है, उसे काउंट करते हैं रेवेन्यू अकाउंट में। शॉर्ट टर्म अकाउंट, लेस देन 1 ईयर का अकाउंट। वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू अकाउंट के ऑपोजिट जो अकाउंट होता है उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसे लॉन्ग टर्म अकाउंट भी बोला जाता है, या फिर मोर देन 1 ईयर के लिए। लॉन्ग टर्म अकाउंट या फिर मोर देन 1 ईयर का जो अकाउंट होता है उसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की हर महीने सैलरी देती है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को हर महीने पेंशन दी जाती है। हर महीने एवरी मंथ, हर महीने कुछ हो रहा है, मतलब कि
रेवेन्यू अकाउंट। भारत सरकार हर रोज फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, एलपीजी सब्सिडी देती है, गरीबों को जो खाना दिया जाता है पीडीएस के अंदर वहां पे सब्सिडी दी जाती है। हर रोज सब्सिडी दी जा रही है, हर रोज सब्सिडी दी जा रही है, हर रोज भारत सरकार की जेब से पैसा जा रहा है, मतलब रेवेन्यू अकाउंट। भारत सरकार योजना मैगजीन बेच रही है, भारत सरकार कुरुक्षेत्र मैगजीन बेच रही है, भारत सरकार ने कोई नई मैगजीन बुक निकाली, वो रोज बिक रही है, हर रोज वो मैगजीन वो किताब बिक रही है और भारत सरकार की जेब में पैसा आ रहा है, मतलब कि रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसा अकाउंट जो लेस देन 1 ईयर की ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करता है। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में ऑपरेट कर रहा है। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए भारत सरकार ने एक पर्टिकुलर हाईवे में पैसा लगाया, हाईवे जो बनाया गया वो बनाया गया 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, लंबे समय के लिए। कैपिटल अकाउंट, भारत सरकार ने एक फैक्ट्री लगाई एनटीपीसी नाम की, भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई कोयला निकालने के लिए जमीन से, मतलब कि इन कंपनीज में जो पैसा लगाया गया वो मोर देन 1 ईयर के लिए लगाया गया, लंबे समय के लिए लगाया गया, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए लगाया गया, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस यही होता है कि रेवेन्यू अकाउंट बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल अकाउंट हमारी लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करता है, राइट। अब ये जो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है इसमें फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे सबसे पहले आपको 2 वर्ड्स में फर्क समझना है, रिसिट और एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आपको इन 2 वर्ड्स में डिफरेंस समझना है। ये जो वर्ड है रिसिट, इसका मतलब होता है कि आपकी जेब में पैसा आ रहा है। रिसिट पैसा लेना, रिसिट का मतलब होता है पैसा लेना। अगर आपकी जेब में पैसा आ रहा है उसे हम कहेंगे रिसिट। रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट भूल जाओ भी, पहले फोकस करो सिर्फ एक वर्ड पे जिसका नाम है रिसिट। अगर आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? रिसिट। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने आपके खाते में सैलरी आ रही है, उसे क्या कहेंगे? रिसिट। आपके खाते में जो सैलरी आ रही है उसे कहेंगे रिसिट। आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है उसे कहेंगे रिसिट। आपकी पॉकेट में कहीं से भी कुछ भी पैसा आ रहा है उसे रिसिट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया, उस फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में कुछ पैसा मिला, वो इंटरेस्ट का पैसा जो आपकी जेब में आया, आपने क्योंकि फिक्स डिपॉजिट कराया था, वो इंटरेस्ट का पैसा आपकी जेब में आ रहा है, उसे क्या कहेंगे? रिसिट। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वहां पे आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद आपकी जेब में प्रॉफिट आया, आपकी जेब में पैसा आया, उसे क्या कहेंगे? रिसिट। आपको टेक्निकली हमेशा देखना है कि भारत सरकार की जेब में अगर कहीं से भी पैसा आ रहा है, मतलब कहीं से भी भारत सरकार कुछ पैसा रिसीव कर रही है, उसको हमेशा बोले आएगा रिसिट। चाहे वो टैक्स हो या कोई इंटरेस्ट हो, कोई दूसरा तरीका हो, भारत सरकार की कंपनियां उन्हें प्रॉफिट दे रही हैं, डिविडेंड दे रही हैं, एटसेट्रा। देखेंगे वो सारी चीजें डिटेल में इस पर्टिकुलर कोर्स में। कहने का मतलब है सरकार की जेब में अगर कहीं से भी कितना भी पैसा आ रहा है तो उसको हमेशा रिसिट बोला जाएगा, राइट। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब आपकी जेब से पैसा बाहर जाने लगे। फॉर एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराया, आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, आपने एक लोन ले रखा है, उस लोन के ऊपर जो ब्याज जाता है, आपने वो ब्याज जमा कराया, उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। आपने फल सब्जी ये सब खरीदा, क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। आपके घर को डोमेस्टिक मेड सर्वेंट है, उसको आपने महीने की सैलरी दी, उसको क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। आपकी जेब से जब भी पैसा बाहर निकलेगा उसको हमेशा एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। मान लीजिए आपने कोई नई जमीन खरीदी, गोल्ड खरीदा, नया घर खरीदा, आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे, आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, चाहे किसी भी पर्पस के लिए जाए, डजंट रियली मैटर। अगर आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, चाहे किसी भी पर्पस के लिए जा रहा है, उसे हमेशा
एक्सपेंडिचर के अंडर काउंट किया जाएगा उसे हमेशा एक्सपेंडिचर माना जाएगा, विल ऑलवेज काउंटेड एज एक्सपेंडिचर, उसे हमेशा एक्सपेंडिचर माना जाएगा, राइट। अब ये जो रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, इनका क्या मतलब होता है समझिए। मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म अकाउंट और कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म अकाउंट। शॉर्ट टर्म अकाउंट में पैसा जेब में आ रहा है, मतलब कि 1 साल से कम में पैसा जेब में आ रहा है। ऐसा पैसा जो भारत सरकार की जेब में आ रहा है 1 साल से कम के लिए, ऐसा पैसा जो भारत सरकार की जेब में आ रहा है 1 साल से कम में, ऐसा पैसा जो भारत सरकार की जेब में आ रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिट। मतलब कि हर महीने आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, जीएसटी किसको जाता है? भारत सरकार को जाता है। जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है वो किसको जाता है? भारत सरकार को जाता है। मतलब कि हर महीने जो बिजनेसमैन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो जो पैसा हर महीने भारत सरकार को जा रहा है, या फिर आपने हर साल अपना इनकम टैक्स फाइल करा, इनकम टैक्स आपको पता है हर साल फाइल किया जाता है, जो आपने इनकम टैक्स फाइल करा हर साल, वो भारत सरकार की जेब में गया, उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिट। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, टाटा, अडानी, अंबानी टाइप कंपनियां, ये सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में पैसा देती हैं। या फिर आपने हर दूसरे महीने योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन खरीदी, भारत सरकार की जेब में शॉर्ट टर्म में जितना भी पैसा जा रहा है, 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 दिन, 6 महीने, 4 महीने, मतलब कि लेस देन 1 ईयर के लिए भारत सरकार की जेब में जितना भी पैसा जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिट। यहां पे ये जो वर्ड रेवेन्यू है, इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म अकाउंट। शॉर्ट टर्म में जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिट। शॉर्ट टर्म में जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसिट। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में जो आपकी जेब में पैसा आ रहा है उसे कहेंगे कैपिटल रिसिट। आज आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा, 10 साल बाद आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, 10 साल बाद आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। आज आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा, 20 साल बाद आपको उसका प्रॉफिट जेब में आ रहा है, 20 साल बाद उसका पैसा आपको जेब में मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिट। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली न्यूज में एक बात चल रही है कि भारत सरकार LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, अपना 5% स्टेक बेचने वाला है। मतलब कि अपने 5% शेयर जो हैं वो बेचने वाला है। इसका क्या मतलब है? भारत सरकार ने LIC बनाया था 1956 में, LIC एक्ट 1956 से। 1956 में भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट करी थी LIC में, और आज इतने साल बाद, इतने डेकेड्स बाद सरकार उसमें अपने शेयर्स बेचेगी और पैसा रेस करेगी। मतलब कि इतने साल बाद सरकार की जेब में जो पैसा आएगा LIC के शेयर्स बेच के, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिट। क्यों? कैपिटल का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, और रिसिट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो जेब में आ रहा है। मतलब कि कैपिटल रिसिट का क्या मतलब हुआ? ऐसा पैसा जो सरकार की जेब में आ रहा है आफ्टर मोर देन 1 ईयर, उसे कहेंगे कैपिटल रिसिट। लाइकवाइज जो टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म के खर्चे। भारत सरकार लेस देन 1 ईयर में जो खर्चे कर रही है उन्हें बोले जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेस देन 1 ईयर के जो खर्चे हैं, 1 साल से कम के जो खर्चे हैं, उन्हें बोले जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिटेल में देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा मानिए कि आप हर महीने अपने मेड सर्वेंट को सैलरी दे रहे हो, आपकी जेब से हर महीने पैसा जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही भारत सरकार अगर कोई स्कीम सब्सिडी दे रही है, हर रोज LPG फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी जा रही है, हर रोज फ्री फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं, हर महीने IAS IPS सिविल सर्वेंट्स को सैलरी पेंशन दी जा रही है, इसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 1 साल से कम खर्चा, 1 साल से कम जेब से पैसा बाहर जा रहा है, लेस देन 1 ईयर मनी इज गोइंग आउट ऑफ द पॉकेट, आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है लेस देन 1 ईयर के लिए, लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने आज मनरेगा में काम लिया, मनरेगा जो कि सरकार की स्कीम है, सरकार ने आपको वेज दिया आज, अगले महीने आपने दोबारा मनरेगा में काम लिया, अगले महीने सरकार ने आपको फिर से पैसा दिया। हर महीने सरकार आपको मनरेगा का वेज दे रही है, हर महीने सरकार आपको मनरेगा की सैलरी दे रही है, तो ये क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी आपके सामने कोई केस स्टडी आती है, आपको पता लगाना होता है कि इन चारों में से कौन से ब्रैकेट में आएगा। इन चारों में से कोई भी जो एंट्री है, कोई भी जो पैसे की ट्रांजैक्शन है, इन चारों में से वो किस में आएगी?
कोई भी पैसे की एंट्री इन चारों में से किस में आएगी, आपको हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है। एक, पैसा जेब में आ रहा है या पैसा जेब से बाहर जा रहा है। अगर आ रहा है रिसिट, जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म में आ रहा है जा रहा है तो रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म में आ रहा है जा रहा है तो कैपिटल। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भारत सरकार की जेब से जो पैसा बाहर जा रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर, उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। मतलब कि भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन बनानी शुरू करी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, उसको बनने के लिए 8-9 साल लग गए। उसके बाद जाके भारत सरकार को उससे प्रॉफिट होना शुरू होगा। भारत सरकार ने कोई नई कंपनी लगाई, फॉर एग्जांपल लेट अस से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 50-60 साल तक वो कंपनी चलती जा रही है और उसके बाद जाके सरकार ने उसके शेयर्स बेचे मार्केट में। क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? पैसा इन्वेस्ट करा था 50 साल पहले, उसके शेयर्स बेचे 50 साल बाद और पैसा फिर जेब में लिया। पैसा जेब में आया रिसिट, लेकिन जो खर्चा किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए दो बातें यहां पे, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो 50 साल के लिए स्टील अथॉरिटी में, वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहां से शेयर्स बेच के 50 साल बाद जो पैसा जेब में आ रहा है उसे क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिट, राइट। एक्सपेंडिचर, रिसिट, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ये जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं और जो कैपिटल रिसिट्स हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। रेवेन्यू रिसिट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टैक्स रिसिट और एक होते हैं नॉन टैक्स रिसिट। मतलब कि भारत सरकार की जेब में जो शॉर्ट टर्म में पैसा आ रहा है, देखिए मैं बात कर रहा हूं रिसिट की। फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर टर्म रिसिट। भारत सरकार की जेब में जो पैसा आ रहा है शॉर्ट टर्म में, मैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। एक पैसा जो टैक्स लगाने के बाद आ रहा है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी। टैक्स लगाने के बाद सरकार की जेब में जो पैसा आ रहा है उसे कहते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिट। आपने नोटबुक खरीदी, उस पर जीएसटी लगा। आपने स्विगी से फूड ऑर्डर करा, उस पर जीएसटी लगा। हर मिनट हर सेकंड कोई ना कोई कुछ परचेस कर रहा है, फोन का बिल भर रहा है, इंटरनेट का बिल भर रहा है, बिजली का बिल भर रहा है। इन सब पे कुछ ना कुछ टैक्स लग रहा है। सरकार की जेब में किसी ना किसी फॉर्म में हर सेकंड हर मिनट टैक्स जा रहा है। मतलब कि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू अकाउंट क्योंकि शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर है, हर मिनट हर सेकंड का है। जेब में पैसा जा रहा है, जेब में पैसा जा रहा है, रिसिट। कैसे जा रहा है? टैक्स के फॉर्म में जा रहा है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम एक्साइज, सेस, सरचार्ज एटसेट्रा। इसे क्या बोलेंगे? टैक्स रिसिट। ऐसा पैसा जो शॉर्ट टर्म में सरकार की जेब में जा रहा है, ऐसा पैसा जो शॉर्ट टर्म में लेस देन 1 ईयर में सरकार की जेब में जा रहा है लेकिन बिना टैक्स लगाए, ऐसा पैसा जो सरकार की जेब में जा रहा है शॉर्ट टर्म में बिना टैक्स लगाए। मतलब कि आपने योजना कुरुक्षेत्र इंडिया ईयरबुक खरीदी, आपने कोई पोस्ट ऑफिस से स्टैंप खरीदी, कोई सरकार ने नया कॉइन निकाला है स्पेशल, वो खरीदा, कोई पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस खरीदी। उस तरीके से अगर सरकार की जेब में कोई पैसा जा रहा है तो उसे कहेंगे नॉन टैक्स रिसिट। योजना आप हर महीने खरीद रहे हो, इंडिया ईयरबुक आप हर साल खरीद रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे? नॉन टैक्स रिसिट। कि सरकार की जेब में पैसा तो जा रहा है, सरकार की जेब में शॉर्ट टर्म में पैसा तो जा रहा है, लेकिन टैक्स के फॉर्म में नहीं जा रहा है, किसी दूसरे फॉर्म में जा रहा है। टैक्स के फॉर्म में नहीं जा रहा है, किसी दूसरे फॉर्म में जा रहा है। इसको क्या कहेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार का रेवेन्यू अकाउंट है, शॉर्ट टर्म अकाउंट है, और शॉर्ट टर्म अकाउंट में सरकार की जेब में जो पैसा आ रहा है वो दो तरीके से आ रहा है, एक टैक्स रिसिट और एक नॉन टैक्स रिसिट। एक जो टैक्स लगा के आ रहा है और एक जो बिना टैक्स लगाए आ रहा है, राइट। टॉकिंग अबाउट द कैपिटल रिसिट, सरकार की जेब में जो पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म में, सरकार की जेब में जो पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म में मोर देन 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद, मतलब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, सरकार की जेब में जो भी पैसा लॉन्ग टर्म में आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिट। सरकार की जेब में जो भी पैसा लॉन्ग टर्म में आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिट।
हमारा जो बजट है उसमें कैपिटल रिसिट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक डेट क्रिएटिंग और एक नॉन डेट क्रिएटिंग। इसका ज्यादा डिफरेंस जो है आपको अगले लेक्चर में समझ आएगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। कैपिटल रिसिट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो जेब में आ रहा है लॉन्ग टर्म में। यह दो तरीके से आ सकता है। ऐसा पैसा जो हमारे ऊपर उधारी चढ़ाए, मतलब कि डेट क्रिएटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने वर्ल्ड बैंक से 50 साल का लोन लिया, लोन है तो वापस भी करना पड़ेगा, मतलब कि 50 साल के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से उधारी करी, डेट क्रिएट करा, पैसा जेब में आया, रिसिट। लंबे समय के लिए आया, कैपिटल रिसिट। वर्ल्ड बैंक से 50 साल का लोन लिया, पैसा जेब में आया, रिसिट। लंबे समय के लिए आया, कैपिटल रिसिट, लेकिन उधारी का पैसा है, वापस करना पड़ेगा। इसे क्या बोलेंगे? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। मतलब कि हमने अगर मार्केट से लोन लिया, भारत सरकार ने, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी मार्केट में, अपने बॉन्ड इशू करे मार्केट में और पैसा रेस करा 50 साल के लिए, 20 साल के लिए। मतलब कि सरकार ने उधारी करी, जेब में पैसा आया, रिसिट। 10 साल के लिए आया, कैपिटल रिसिट, लेकिन यह पैसा वापस करना पड़ेगा, इन्वेस्टर को यह पैसा वापस करना पड़ेगा, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। ऐसा पैसा जो हमारी जेब में लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, लेकिन हमारे को अल्टीमेटली वो वापस करना है, उसे क्या बोलते हैं? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट मतलब कि उधारी का पैसा जो हमारी जेब में आ रहा है। देखो, चाहे पैसा उधारी का हो या अपना हो, अगर जेब में आ रहा है तो उसे मानेंगे तो रिसिट ही, चाहे कुछ भी हो। तो उधारी का ऐसा पैसा जो हमारी जेब में आ रहा है, कैपिटल रिसिट, क्योंकि 15-20 साल के लिए आ रहा है, लेकिन क्योंकि वापस करना पड़ेगा, इसलिए उसे कहेंगे डेट रिसिट। तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट बना? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट, ऐसी उधारी का पैसा जो हमारी जेब में आ रहा है। सिमिलरली वी हैव नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हमारी जेब में आ रहा है, ऐसा पैसा जो हमारी जेब में आ रहा है, लंबे समय के लिए आ रहा है, लेकिन वो हमारा ही पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने एयर इंडिया टाटा ग्रुप को बेची। एयर इंडिया बहुत सालों से भारत सरकार के पास थी, लेकिन अब एयर इंडिया सरकार ने टाटा को बेच दी। टाटा ने भारत सरकार को पैसा दे दिया। भारत सरकार की जेब में 30-40 साल बाद पैसा आया, रिसिट। 30-40 साल बाद आया, कैपिटल रिसिट। ये भारत सरकार का ही पैसा है, ये हमें किसी को वापस नहीं लौटाना। सरकार ने अपनी कंपनी बेच के ये पैसा खड़ा करा है। ये जो पैसा है हमारे को किसी को वापस नहीं करना, मतलब कि इट इज नॉट अ डेट रिसिट। इसे बोलेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। सिमिलरली, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, LIC में भारत सरकार अपना 5% स्टेक बेच रही है। ये जो 5% स्टेक भारत सरकार बेच रही है, ये जो 5% शेयर्स भारत सरकार मार्केट में बेच रही है, इससे कुछ पैसा भारत सरकार की जेब में आएगा, कुछ पैसा भारत सरकार की जेब में आएगा। इसे क्या बोलेंगे? रिसिट। रिसिट का मतलब है कि सरकार की जेब में पैसा आ रहा है, 15-20-50 साल बाद आ रहा है, कैपिटल रिसिट। और ये ऐसा पैसा है जो हमारे को वापस नहीं करना, ये हमारा ही पैसा है। इसे क्या बोलेंगे? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट। तो इस तरीके से अपना जो पूरा बजट है वो ऑपरेट करता है। रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट में एक्सपेंडिचर रिसिट, एक्सपेंडिचर रिसिट, और फर्दर रेवेन्यू रिसिट में दो चीजें, टैक्स रिसिट, नॉन टैक्स रिसिट, और कैपिटल रिसिट में दो चीजें, डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग।